हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन एंड आई होप आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने एक नई यूनिट स्टार्ट की है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम अपना चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टिंग जोन को प्रॉपरली डिस्कस किया था, जिसमें हम ह्यूमन लंग्स को डिस्कस कर चुके थे। एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं और वापस अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन लंग्स के केस में हमने देखा कि ह्यूमन के पास कितने लंग्स होते हैं? दो, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, सामने जो स्ट्रक्चर बना होता है या जो डायग्राम बना होता है, तो जब भी हम फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमेशा अपने से सामने वाले पर्सन को कंसीडर करके करते हैं। तो जो साइड हमारा राइट साइड होगा वो अदर पर्सन का लेफ़्ट साइड होगा, और जो साइड हमारा लेफ़्ट होगा वो अदर पर्सन का राइट साइड होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? ये हो गया लेफ़्ट। ठीक है, ये लेफ़्ट हो गया, जबकि हम इस वाले लंग्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा राइट। ठीक है, पहले भी हमने देखा कि जो राइट लंग होता है उसमें दो फिशर्स होते हैं। ठीक है, कितने फिशर्स होते हैं? दो फिशर्स होते हैं इस तरीके से, और यही फिशर्स क्या करते हैं? राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। जबकि लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है, ठीक है, जो कि इस लंग को 2 लोब्स में डिवाइड करता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इसके बाहर हमने पढ़ा कि ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। लंग्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं जिसका नाम था प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके भी 2 सरफेस थी, आउटर एंड इनर। आउटर को हम कह रहे थे पैराइटल प्लूरा और इनर को कह रहे थे विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी थी और जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था। ठीक है, और लंग्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा कि लंग्स कहते हैं स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं और नॉन मस्कुलर हैं, यानी कि इनके पास अपनी मसल्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ पा रहे हो? ये दूसरी मसल्स की हेल्प से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, और जब रिलैक्सेशन होता है तब ये अपने वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए अपनी कोई भी मसल्स नहीं होती हैं। समझ पा रहे हैं इतना? तो अब हम आगे ये देखेंगे कि लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ता है और जब कम होता है तो आखिर वो कौन सी मसल्स हैं जो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में लंग्स की हेल्प करती हैं। क्योंकि लंग्स के पास अपनी कोई मसल्स नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं लंग्स आर नॉन मस्कुलर ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है एयर इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, उसमें कौन कौन सी मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से ब्रीदिंग में मेन रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हम देखेंगे कि जो सबसे पहली और मेजर मसल है वो है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ पर प्रेजेंट है? रिब्स के नीचे, इस तरीके से डोम शेप। आया समझ में? डायफ्राम एक मसल है जो कि रिब्स के नीचे यानी कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या? डायफ्राम। और ये है एक मसल का नाम। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो प्रेजेंट बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड thoracic कैविटी। ठीक है, एंड thoracic कैविटी। आया समझ में? कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल कैविटी और thoracic कैविटी के बीच में। नेक्स्ट, अगर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो वो कौन सी मसल्स हैं जो मिलके डायफ्राम का फॉर्मेशन करती हैं? तो डायफ्राम बना होता है फ्रेनिक मसल्स का। It is made up of
फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, फ्रेनिक मसल्स का बना होगा। और बात करें कि शेप कैसा है तो डोम शेप, और डोम शेप कैसा होता है तो डोम शेप इस तरीके का शेप है, ये डोम शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं, डोम शेप। इसी शेप का होता है हमारा डायाफ्राम। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा डायाफ्राम है वो कैसा है, डोम शेप्ड है। इट इज डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में है, डोम शेप है। और किन मसल्स का बना हुआ है तो ये बना हुआ है फ्रेनिक मसल्स का। आया समझ में? अब बात करते हैं कि जो मेजर मसल है वो कौन सी है, डायफ्राम है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है डायफ्राम के पास, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डोम शेप से सीधा हो जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। एबिलिटी मतलब इसकी जो क्षमता है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो भी ब्रीदिंग होती है ना, ब्रीदिंग को अगर हम 100% माने तो उसमें जो 75% स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, डायफ्राम, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, it is responsible for 75% of the breathing, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर साइड का जो थोरेसिक चैम्बर है ना, उसके अंदर जो कैविटी है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और एब्डोमेन में जो कैविटी है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल। इतना क्लियर है? तो जो थोरेसिक कैविटी है, रिब केज के अंदर जो कैविटी है उसको हम बोल रहे हैं थोरेसिक कैविटी। अब जब डायफ्राम डोम शेप था और किया कॉन्ट्रैक्ट, सीधा हुआ, तो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डॉर्सो वेंट्रल में बढ़ेगा या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर है डायफ्राम और ये कॉन्ट्रैक्ट किया और सीधा हो गया, तो कैविटी इस एक्सिस में क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम इस एक्सिस में क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो it increase the volume of thoracic cavity किस एक्सिस पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि इस एक्सिस में बढ़ेगी वॉल्यूम किसकी, थोरेसिक कैविटी की। तो यहाँ पर लिखेंगे एंटीरियो posterior एक्सिस, ठीक है। तो ये किसके बारे में पॉइंट्स हमने लिखे, डायफ्राम के बारे में। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको याद रखेंगे, फ्रेनिक मसल से बना हुआ है, डोम शेप है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, और 75% ऑफ ब्रीदिंग वॉल्यूम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम, ठीक है। और इस बात को याद रखेंगे जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है हमारे बॉडी का, उस एक्सिस में ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है किसका, थोरेसिक कैविटी का। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स पे चलते हैं जो कि हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स टू टाइप्स की होती हैं, सबसे पहली हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और दूसरी हैं
इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि हम अपने हाथ ऐसे बाहर निकालेंगे और इस तरीके से रिब्स हमारी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो रिब्स हैं इनके अंदर की साइड यानी कि थोरैसिक कैविटी की तरफ जो मसल्स अटैच हैं, जो मसल्स अटैच हैं यानी कि इंटरनल साइड पे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल। और ये जो रिब्स हैं, रिब केज बना रहे हैं, इनके बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से जो मसल्स अटैच होंगी उनका क्या नाम होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। आया समझ में? देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये स्टर्नम हो गया और ये हो गई रिब्स, ठीक है, ये रिब्स हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ मसल्स होंगी जो इन रिब्स को बाहर से कवरिंग प्रोवाइड कर रही होंगी, इस तरीके से बाहर से अटैच है एक्सटर्नल साइड से, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जबकि जो इंटरनल है वो कैसी हैं, ये रिब्स के अंदर से प्रेजेंट है, अंदर की तरफ से, ठीक है, जो अंदर से प्रेजेंट है वो इंटरनल इंटरकोस्टल और बाहर से है वो एक्सटर्नल। आया समझ में इतना? अब देखो यहाँ पर हम इनके बारे में लिखेंगे पॉइंट्स कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हैं दे आर प्रेजेंट between रिब्स, और आगे क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है और वापस अपने पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे आर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, और ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों आ जाएंगे। अब बात आती है इंटरनल इंटरकोस्टल की। अब इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ पर है, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, लेकिन कहाँ पर, इंटरनली यानी कि अंदर की तरफ से, इंटरनली, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मली जब हम रेस्टिंग कंडीशन में एयर को इनहेल और फिर एक्सहेल करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं करती हैं, ठीक है। जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के एयर को बाहर एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, इंटरनल इंटरकोस्टल का। और इन चीज़ों को अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। they are involved only in forced expiration, यानी कि जब एयर को बाहर फोर्सफुली रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। बाबा रामदेव को देखा है ना, कपालभाति करवाते हैं और एकदम से प्रेशर से आपको क्या करना होता है, एयर बाहर रिलीज करनी होती है। नहीं देखा है तो आज देखना सर्च करके इंटरनेट पे कि कपालभाति में किस तरीके से फोर्सफुली एयर को बाहर एक्सहेल करना है, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सपिरेशन है उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का। आया समझ में? मेन कॉन्ट्रैक्टिंग मसल कौन सी है, डायफ्राम, और ये कौन सी मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, जो कि, और इनके बारे में एक पॉइंट और बचता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा
इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। लेकिन जब इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात होगी तो ये क्या करेंगी, रिब्स को इस तरीके से मूव कराने में हेल्प करती हैं और वापस अपनी पोजीशन पर। तो ये एक्सिस कौन सी हो गई, तो ये हो गई डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, यानी कि इस तरीके से पीछे हमारा डॉर्सल एरिया है और आगे वेंट्रल एरिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity in dorsoventral axis, ventral axis। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये थी हमारी मसल्स। इसके अलावा अगर हम कुछ और मसल्स की बात करें तो हमारे एब्डोमेन की मसल्स और नेक की मसल्स, ये भी फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसको आप अलग से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं और अब आता है स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। ठीक है, हमने कल पढ़ा कंडक्टिंग जोन जिसमें पूरा पैसेज था, एक्सटर्नल लेयर्स थे लेकर ब्रैंकियोल तक। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, एल्वियोलाई पर। और एल्वियोलाई को हमने किस में मेंशन किया था, रेस्पिरेटरी जोन में। ठीक है, किस में मेंशन किया था, रेस्पिरेटरी जोन में। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या होने वाला था, तो यहीं पर होगा एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई में। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब बैग लाइक, थैला गोल सा, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो नज़र आ रहा है तुमको, यहाँ पे देखो ये राउंड देखो अंदर से इस तरीके से, देखो सैक्स नज़र आ रहे हैं ना, एकदम इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर है किसका, एल्वियोलाई का। और यहीं पर अंदर इसके एंडोथीलियम होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और यहाँ पर जो कंडक्टिंग जोन का पार्ट आके जुड़ेगा उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। हमने पहले क्लास में भी पढ़ा कि ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के किस में ओपन होते हैं, तो ओपन होते हैं एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई कैसे स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर हम एल्वियोलाई के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एल्वियोलाई आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एल्वियोलाई आर सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर। अब अगर बात करें कि एक ह्यूमन के दोनों लंग्स में, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने एल्वियोलाई होंगे, तो अगर दोनों लंग्स की एल्वियोलाई को काउंट किया जाए ऑन एन एवरेज, तो हम एक डेटा पाते हैं कि बोथ लंग्स हैव अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक है, इन बोथ लंग्स, यानी कि दोनों लंग्स में हैव अबाउट, यानी कि लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई। यानी कि अगर एक लंग की बात करें तो लगभग 150 मिलियन एल्वियोलाई होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, दे आर एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। आया समझ में इतना?
गैसियस एक्सचेंज करेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, अब बात आती है जो एल्वियोलाई के अंदर सेल्स हैं, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्वियोलाई में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एल्वियोलाई हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और एल्वियोलाई की सेल्स को कहते हैं न्यूमोसाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट्स। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, एक डायग्राम बना करके, ये है एल्वियोलाई, है ना, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल्स। क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और कितने टाइप की सेल्स हैं? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, कितने टाइप की? 2 टाइप की। यहाँ पे हम देखते हैं, यहीं पर हम बना लेंगे 2 टाइप की। ठीक है, तो 2 टाइप की सेल क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 2 टाइप की सेल हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, 2 टाइप्स की हो गई सेल्स किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। अब यहाँ पर तुम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि एल्वियोलाई का मेजर फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा, जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होंगी वही करेंगी एक्चुअल काम, और एक्चुअल काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये दे परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज, यही करेंगी गैसियस एक्सचेंज। कौन? टाइप 1 न्यूमोसाइट। जबकि टाइप 2 वाले क्या करेंगे? टाइप 2 वाली जो न्यूमोसाइट हैं ये करती हैं एक सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट क्या है सुन लो। एल्वियोलाई कैसे हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इनके अंदर किसी भी टाइप की सर्फेक्टेंट की कोई लाइनिंग नहीं होगी तो क्या डर है कि ये कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपस में इस तरीके से चिपक सकता है, और अगर ये इस तरीके से कोलैप्स कर गए तो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा और ह्यूमन की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कोलैप्सिंग से बचाने के लिए जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं? सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, और उस सर्फेक्टेंट का क्या नाम है? उस सर्फेक्टेंट को कहते हैं लेसिथिन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दे सिक्रीट अ सर्फेक्टेंट नेम्ड लेसिथिन। लेसिथिन। ठीक है, और ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा किससे? कोलैप्सिंग से। ठीक है, लेसिथिन दैट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग, दैट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फीटस अपनी मदर के वॉर्म में होता है, यानी कि यूटरस में होता है, गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, तो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन के केस में कितना होता है? तो वो होता है 9 मंथ्स का। तो उस गेस्टेशन पीरियड का जो 8th या फिर 9th मंथ होता है, उसी मंथ में फीटस के अंदर कैपेबिलिटी आती है लेसिथिन को सिक्रीट करने की। ठीक है, अगर उस 8th और 9th मंथ में उस फीटस के अंदर लेसिथिन को सिक्रीट करने की कैपेबिलिटी नहीं आती है तो ऐसे इन्फेंट बेबीज़ जो लेसिथिन या जो सर्फेक्टेंट है उसको सिक्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उन बेबीज़ की जस्ट आफ्टर द बॉर्न क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो एबिलिटी है
ability to secrete lecithin develops in 8th to 9th month in fetus। ठीक है, जब वो गेस्टेशन में ही होगा उसी के 8वें या फिर 9वें महीने में क्या होगा, वो लेसिथिन को सिक्रीट करने की एबिलिटी होएगी उसमें। लेकिन अगर ये एबिलिटी नहीं होती है तो फर्दर जो इन्फेंट बेबी होता है आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके एल्वियोलाई आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में इतना? तो ये हुआ किसके बारे में, एल्वियोलाई के बारे में। तो हमने यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या किया है, रेस्पिरेटरी जोन में कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। आया समझ में? अब नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो जब गैसियस एक्सचेंज होगा, अब एक्सचेंज के लिए दो लोग चाहिए ना, एक से हमको कुछ लेना है और वापस उसको कुछ देना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमारा एल्वियोलाई हो गया। ठीक है, जो ऑक्सीजन देगा, लेकिन किसको देगा, तो वो दूसरा पर्सन कौन है, तो वो होगी हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल उसको ऑक्सीजन डिलीवर करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल लेकर के आ रही होगी उसको वहाँ से अपने पास ले लेगा। हो गया ना एक्सचेंज, एक हाथ ऑक्सीजन दिया और दूसरे हाथ कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इसी एक्सचेंज में जो मेम्ब्रेन्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं उन्हीं को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। अब ठीक है, देखो यहाँ पर ये है हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, एल्वियोलाई है। यहाँ पर लिखा है एल्वियोलस यानी कि एक एल्वियोलाई। ठीक है, अब एक ये मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, और इसमें दिख रही हैं सेल्स। देखो सेल्स दिख रही हैं ना, इस तरीके से सेल्स। और ये है हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, जो इधर से क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है जिसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और यहाँ पर ये इससे ले लेगी ऑक्सीजन और आगे जा कर के यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, वापस कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को। आया समझ में? हम लोग अपना इधर डायग्राम बनाते हैं जिससे कि ईजिली हम समझ पाएँ। ये है एल्वियोलाई और इसमें प्रेजेंट हैं सेल्स। और जब एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं। और दूसरी तरफ चली आ रही है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होगी उसकी अपनी एंडोथेलियल सेल्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल्स। अब ये जो हो गई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, समझ में आया? सेलुलर मेम्ब्रेन्स दो हैं। अब इसके बीच में प्रेजेंट रहता है बेसमेंट सब्सटेंस। आया समझ में? और बेसमेंट सब्सटेंस में किसी भी टाइप की कोई भी सेल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखोगे कि ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है, सब्सटेंस ये कैसा है, दिस इज ए सेलुलर, यानी कि किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं होगी। जबकि एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में भी एंडोथेलियल सेल हैं और ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन में भी क्या है, एंडोथेलियल सेल हैं। ठीक है, अब देखो इधर से आ रही थी ब्लड वेसल, यहाँ से एंट्री ली इसने, किसने, ब्लड वेसल ने। तो कैसा ब्लड कैरी कर रही होगी, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और जब यहाँ से ऑक्सीजन को
कैप्चर करके यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो जाएगा और वापस ये ब्लड लेकर के जाएगी, तो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना समझ में लगा? अब देखो यहाँ पर एक्सचेंज का प्रोसीजर समझो। यहाँ पर ऑक्सीजन थी, इसने क्या किया, यहाँ पर डिफ्यूज़न हुआ ऑक्सीजन का और पहुँच गई ऑक्सीजन कहाँ? ब्लड में। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ब्लड वेसल लेके आ रही थी तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल से कहाँ डिफ्यूज़ किया गया? एल्वियोलाई में। ठीक है, ये गया एल्वियोलाई में। अब देखो ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में। एक हाथ दिया एक हाथ लिया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। और इसी एक्सचेंज को अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आया। अब एक पॉइंट ये बचता है कि जब ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल में पहुंची तो उसने टोटल कितनी लेयर्स को क्रॉस किया? पहली लेयर एल्वियोलाई की एंडोथेलियल सेल, फिर बेसमेंट सब्सटेंस और तीसरी ये वाली सेल लेयर जो कि है ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल्स। तो टोटल कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अ गैस ड्यूरिंग इट्स diffusion through respiratory membrane a gas during its diffusion through respiratory membrane cross total 3 layers। आया समझ में? 3 लेयर्स क्रॉस की ना, एक एल्वियोलाई की, फिर बेसमेंट सब्सटेंस और देन ब्लड वेसल की। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम बात करें सेलुलर लेयर्स की, तो यहाँ पर सेलुलर कितनी लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी? यहाँ पर कितनी सेलुलर लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी? तो हमने यहाँ पे लिखा जो बेसमेंट सब्सटेंस है जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है वो कैसा है? ए सेलुलर है, यानी इसमें किसी भी टाइप की सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो सेल वाली लेयर कितनी? 2, एक एल्वियोलाई की और दूसरी ब्लड वेसल की। आया समझ में? तो जब एक गैस डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ पर क्रॉस करेगी तो कितनी सेल लेयर क्रॉस करेगी? तो हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे अ गैस ड्यूरिंग its diffusion through respiratory membrane cross कितनी? 2 सेलुलर लेयर्स। ठीक है, 2 सेलुलर लेयर्स, क्योंकि बेसमेंट सब्सटेंस में कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है। आया इतना समझ में? और अब बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियल सेल लेयर, बेसमेंट सब्सटेंस और ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल लेयर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगी हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आया समझ में? जिसमें इसको ध्यान दो, यहाँ पर इसको ध्यान दो कि ये सेल लेयर है और ये ब्लड वेसल की सेल लेयर है, ये दोनों कैसी हैं? एंडोथेलियल सेल्स है। आया समझ में?
ठीक है। और ये हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर देखो ये आरबीसी बनी हुई है और ब्लू कलर की क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना मेरे बच्चों। और जैसे 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 इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड और लिया ऑक्सीजन, तो कैसी हो गई? रेड कलर की हो गई। ठीक है, यानी यहाँ से जो ब्लड एग्जिट मारेगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। और यहाँ से जो एंट्री मार रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। आया समझ में सबको? तो ये हो गया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हमने सिस्टम को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है और अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ठीक है, सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द ब्रीथ, यानी हमने एक बार सांस ली, उसको एक बार सांस छोड़ी, टोटल कितना टाइम लगा? टोटल कितना टाइम लगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंस्पिरेशन टाइम, यहाँ पर बात नॉर्मल ब्रीदिंग की हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप तो कहें कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा टाइम तो वेरी कर रहा है। जो नॉर्मल, जो आपको पता नहीं चलता है, आप सोते रहते हैं और उस टाइम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं गैसेस को, वहाँ की बात चल रही है। ठीक है, इंस्पिरेशन टाइम कितना है? 2 सेकेंड, जबकि एक्सपिरेशन टाइम कितना है? तो ये है 3 सेकेंड। टोटल एक ब्रीथ का टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। यानी कि एक टोटल ब्रीथ, यानी एक बार इनहेल करना और फिर एक्सहेल करना, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, और अब हम इसको एक आवर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड। और एक मिनट में कितनी बार सांस लोगे? तो 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेंगे? तो 60 डिवाइड बाई 5 और ये आ जाएगा 12 टाइम्स ब्रीदिंग पर मिनट, पर मिनट। आया समझ में इतना? अब आता है लॉज ऑफ ब्रीदिंग, कि अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से लॉज इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयल्स लॉ। क्या लिखेंगे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। आया समझ में? और दूसरा लॉ क्या कहता है? तो दूसरा लॉ कहता है कि एयर always move from high pressure area to low pressure area. ठीक है, air always move from high pressure area to low pressure area. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझो, जो हमने लिखा कि प्रेशर इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और फिर आते हैं दूसरे लॉ पे कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, बाहर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स एक्सपेंड कर गए, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर हाई क्या था? प्रेशर एरिया था, वहाँ से अंदर जो प्रेशर कम हुआ है वहाँ पर एयर क्या करेगी? मूव कर जाएगी। आया समझ में?
इसको हम अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व होने वाले हैं किसमें, ब्रीदिंग में। तो सबसे पहला हम लिखेंगे कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना होता है, ये होता है 760 mmHg। आया समझ में। और दूसरा इन्वॉल्व होने वाला प्रेशर है हमारा, दूसरा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं IPP, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है 760। अब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, यानी कि प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम और ज़्यादा होता है। इसी वजह से एयर हमारे लंग्स के अंदर और एयर हमारे लंग्स से बाहर डिफ्यूज़ कर पाती है। आया समझ में। तो ये कैसा होगा, ये वैरी करता है। इंस्पिरेशन के टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तभी एयर अंदर आएगी, और एक्सपिरेशन के टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। आया इतना समझ में। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करेंगे कि जो IPP है वो क्या है, वो है प्रेशर इनसाइड लंग्स। इट इज़ प्रेशर इनसाइड लंग्स। और ये क्या करता है, ये वेरी करता है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। मगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कांस्टेंट रहता है। आया समझ में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम आए हैं एक्चुअल ब्रीदिंग मैकेनिज्म पर। इसको हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। एक तो हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा, दूसरा नॉर्मल एक्सपिरेशन होगा, और तीसरा केस हम एक और पढ़ेंगे कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी कि जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि इसके 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, और फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये हो गए 3 केसेस, जिसमें पहला नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मजबूत मसल की, और पहले हमने क्या नाम पढ़ा, उसका नाम था डायफ्राम। ठीक है, अब जो डायफ्राम था यहाँ पर देखो ऐसा था, डोम शेप लिखा था ना हमने, कहाँ पर प्रेजेंट था, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। ठीक है, सपोज ये थी थोरैसिक कैविटी। अब जब ये डायफ्राम सीधा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये इस तरीके से क्या होगा, सीधा हो जाएगा, तो क्या इस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब पहले जगह इतनी ही थी, ठीक है, लेकिन अब कितनी जगह हो गई है, इतनी हो गई है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा। और लॉ में क्या पढ़ा कि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, प्रेशर हो गया कम। ठीक है, अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में एयर थी वो क्या होगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। आया समझ में। तो इसके स्टेप्स हम लिखेंगे, क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और इसने किस एक्सिस में बढ़ाया वॉल्यूम, एंटीरियो पोस्टीरियर। अब इस एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाली मसल्स कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल।
ये देखो रिब्स हैं और यहाँ पर बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगी एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, और इस तरीके से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या करेंगी, वॉल्यूम को बढ़ाएंगी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, यानी कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ चुका है, लंग्स एक्सपैंड कर चुके हैं। ठीक है, और प्रेशर कैसा हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, प्रेशर कैसा है, कम है। अब प्रेशर के बारे में लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा 760 mmHg। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि आईपीपी कम हो गया, आईपीपी कम हो गया और कितना हुआ 758। आईपीपी डिक्रीज और कितना होगा 758 mmHg। ठीक है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, आया समझ में। अब इसके रिजल्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द ब्रीदिंग या लॉ ऑफ द प्रेशर, अब देखो 760 ज़्यादा है, 758 कम है, तो एयर कहाँ मूव कर जाएगी, लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी। एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनसाइड द लंग्स। आया समझ में। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरैसिक कैविटी बढ़ी, इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी, एक्सटर्नल, इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्शन किया और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, लंग्स भी एक्सपैंड हुए और उनकी अंदर का जो है वॉल्यूम बढ़ा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, यानी कि आईपीपी कम हुआ, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा था। और एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, तो एयर मूव कर गई एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, और यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, इंस्पिरेशन, यानी कि आपने सांस ले ली है। ठीक है, अब बारी आती है कि हमने ऑक्सीजन ले ली, यानी कि एयर हमारे लंग्स में आ चुकी है। अब बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की, यानी एक्सहेल करने की। आया समझ में। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन। अब था ये, अब क्या होगा, वापस से रिलैक्स डोम शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डोम शेप। अब देखो, पहले इतनी जगह थी, अब वापस रिलैक्स होके पहुंच गया तो वॉल्यूम कम हुआ, यानी कि स्पेस कम हुआ, अब इतनी जगह बची। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल थी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेंगी, अंदर की तरफ रिलैक्स होंगी। ये देखो इस साइड ये क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। आया समझ में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्सेशन होगा यहाँ पर। और ये क्या करेंगी, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वापस अपनी पोजीशन पर। डायफ्राम भी रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी रिलैक्स, यानी कि जो इन्होंने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया था जिससे कि प्रेशर कम हुआ था, अब वापस थोरैसिक कैविटी अपनी पोजीशन पर आ रही है। लंग्स जो एक्सपैंड हो गए थे अब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स मेंशन करेंगे। क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स्ड। आया समझ में।
और क्या रिलैक्स होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स्ड। ठीक है, ये मसल्स भी कैसी हो गई? रिलैक्स हो गई। अब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द लंग कैसा होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा? डिक्रीज। आया समझ में? अब बात करते हैं प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg। ठीक है, और IPP यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होगा? ये होगा 762 mmHg। तभी तो एयर बाहर जाएगी ना, क्योंकि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है। ठीक है, तो IPP देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया है, तो अब एयर लंग से बाहर एटमॉस्फेयर में। आया समझ में? और इसी के रिजल्ट में क्या होता है? एयर मूव फ्रॉम लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, इनटू एटमॉस्फेयर। आया समझ में इतना कि नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन में जब आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में और लंग्स से एटमॉस्फेयर में मूव करती है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल तरीके से। अब बारी आती है फोर्स्ड एक्सपीरेशन की। यहाँ कहीं पर हमने इंटरनल इंटरकोस्टल का कोई भी रोल देखा तो नहीं देखा, क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स डज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट नोट लगा करके कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब इनका इन्वॉल्वमेंट किस में होगा, तो वो केस हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। ये आया फोर्स्ड एक्सपीरेशन, यानी कि हम बैठे थे और हम देख रहे थे किसको? योगा को, अपने योगा टीचर को। और योगा टीचर कह रहा था कि फोर्सली क्या करो, एयर को बाहर निकालो, इस तरीके से। आया समझ में? तो जब एयर को आप फोर्सफुली लंग से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तब इन्वॉल्वमेंट होगा इंटरनल इंटरकोस्टल का, और इन्वॉल्वमेंट होगा नेक की मसल्स का, और इन्वॉल्वमेंट होगा एब्डोमेन की मसल्स का। ठीक है, मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सहेलेशन। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल। आया समझ में? ये हो गई पहली। दूसरी हो गई एब्डोमिनल मसल्स, और अपनी तीसरी मसल्स का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर होती हैं हमारी नेक की मसल्स, नेक मसल्स। ठीक है, मसल्स। तो ये तीनों मसल्स क्या करती हैं? स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि जो नॉर्मल वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, और भी ज़्यादा कम हो जाता है। और जब वॉल्यूम और भी ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा अमाउंट में एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो पाएगी। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या डायफ्राम पे कोई असर पड़ेगा? क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे कोई असर पड़ेगा? तो नहीं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे डायफ्राम
and external intercostal मसल कैसी होंगी? रिलैक्स्ड होंगी, ठीक है, रिलैक्स्ड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, कॉमा एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल muscles and neck muscles involve and contract अब क्या करेंगे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लंग्स, और ज़्यादा कम हो जाएगा तो यहाँ पे डबल लिखेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा कम हुआ। और प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना मेरे बच्चों, वो रहेगा 760 mmHg। जबकि IPP क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब वॉल्यूम ज़्यादा घट गया है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितना? 764 mmHg, ठीक है। अब देखो ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया ना, तो अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर क्या करेगी? एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, और इसको बोलेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि आपने फोर्सफुली अपनी एयर को जो कि लंग्स में थी उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, ठीक है। दिस रिजल्ट्स मोर अमाउंट ऑफ एयर मूव outside from lungs, आया समझ में? इतना क्लियर है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में क्या हुआ और फिर फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या हुआ। आया समझ में? मसल्स का नाम याद रखोगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने वाली मसल डायफ्राम इन नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर एक्सपिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब आप फोर्सफुली एयर को बाहर रिलीज करने की कोशिश करेंगे। आया समझ में इतना? अब हमारा एक पाथवे बचता है कि जब एयर एक्सटर्नल लेयर्स से चली तो किन किन रास्तों से होके चली, और फाइनली गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर हुआ। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता चुकी हूँ, लेकिन इस पाथवे में जो ऑर्गन्स हैं उनके ऑर्डर को आगे पीछे करके क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे जाते रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट टाइप से बना रही हूँ जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और बार बार उसको अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो, जिससे कि भविष्य में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऑर्डर ऑफ द ऑर्गन्स पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्पिरेशन में लिखेंगे कि क्या पाथवे होगा। इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में सबसे पहले एयर एंट्री मारेगी एक्सटर्नल लेयर्स से, ठीक है। एयर एंट्री मारेगी एक्सटर्नल लेयर्स, फिर जाएगी नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज में, फिर जाएगी इंटरनल लेयर्स में, इंटरनल लेयर्स में, फिर इंटरनल लेयर से मूव करके पहुंचेगी नेज़ोफेरिंक्स में, नेज़ोफेरिंक्स में, नेज़ोफेरिंक्स से लैरिंजोफेरिंक्स में, लैरिंजोफेरिंक्स में, लैरिंजोफेरिंक्स से लैरिंक्स में, और लैरिंक्स से ट्रैकिया में,
ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन इसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ठीक है। और फाइनली पहुंचेगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई, और इसके बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, एक्सपिरेशन की। इसी का जस्ट उल्टा करना है, इसी का जस्ट उल्टा करना है, लेकिन आलस की वजह से इसको छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे दोबारा से फिर से, तुम भी बिल्कुल मत छोड़ना। अब यहाँ पर कहाँ से चलेंगे, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई, फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर कहाँ पहुँचेंगे, ट्रैकिया पहुँचेंगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया से पहुँचेंगे लैरिंग्स, फिर लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स, देन नेजोफेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, फिर पहुंचेंगे कहाँ, इंटरनल नेयर्स में पहुंचेंगे, इंटरनल नेयर्स, और फिर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज के बाद एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स, और फिर आउटसाइड, और फिर आउटसाइड। तो ये है पाथवे एयर की एंट्री और एयर के एग्जिट का। आया समझ में? इसको ये ऑर्डर को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑर्डर को बनाकर ही 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, जिसमें इनको बीच बीच में इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता है। आया समझ में? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व्ड हैं, प्रेशर कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, और एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरीके से हो रहा है हमारे लंग्स में, और लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इन सभी चीज़ों को हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।